हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम क्लास 8 की हिंदी किताब हिंदी कलिका का तीसरा पाठ बना दो मधुर मेरा जीवन का अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप बना दो मधुर मेरा जीवन पाठ को नहीं समझे हैं तो उस पाठ को जिस वीडियो में पढ़ाया गया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। पहले पाठ को समझिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए। कौन कौन से प्रश्न इस पाठ में है उन सभी का उत्तर करते हैं। तीसरा पाठ है बना दो मधुर मेरा जीवन और इसका अभ्यास है। सबसे पहले है बातचीत के लिए। तो यहाँ पे नई पुस्तक जो आई है हिंदी कलिका, इसमें फेयर कॉपी में या हिंदी कॉपी में लिखने के लिए कम है लेकिन ज़्यादा समझने के लिए है, क्लासरूम में डिस्कस करने के लिए है। एक दूसरे से बात करोगे, स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ बात करोगे और अब जो क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या सीखे हो पाठ से, उन सब के बारे में बातचीत करोगे। तो सबसे ज़्यादा बातचीत के लिए है, सोचने समझने के लिए है। तो उसको भी हम हिंदी कॉपी में लिखते जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है बातचीत के लिए। आप सभी पाठ में इसको देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन होगा, बातचीत होगा, क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं। हिंदी एक भाषा है तो हमसे ज़्यादा हिंदी को बोलेंगे तभी हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत के लिए मैं सबसे पहला प्रश्न है, हमारा जीवन कैसे मधुर बन सकता है, इस पर छात्र छात्राएं कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे एक बात सीख लेते हैं, छात्र छात्राएं हैं तो छात्र मतलब समझते हो पुल्लिंग शब्द है। जो स्टूडेंट बॉयज लोग जो होते हैं उनको छात्र कहा जाता है। जैसे उड़िया में होता है छात्र छात्री, छात्री होता है उड़िया में, लेकिन हिंदी में क्या होता है छात्रा। ठीक है, छात्रा, छात्री नहीं होता है, छात्रा होता है। कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है, छात्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो क्या है छात्रा, और इसका बहुवचन छात्राएं। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं और बाकी स्टूडेंट हैं उनके साथ तुमको यहाँ पे डिस्कशन करना है कि हम अपने जीवन को कैसे मधुर बना सकते हैं। तो इसका उत्तर कैसे होना चाहिए, चलिए देखते हैं। वैसे तो इसको अपने मन से लिखना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो, यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ उसको समझो और अपने शब्दों में हिंदी कॉपी में लिखो। ठीक है, तो उत्तर होगा, हमारा जीवन प्रेम, दया, सेवा और अच्छे व्यवहार से मधुर बन सकता है। हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब 2 से ज़्यादा लाइन भी लिख सकते हो। तो क्या है, कैसे मधुर बनाए जीवन को, हमारे जीवन में प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह भाव होना चाहिए। ठीक है, दया का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, हम दूसरों की मदद करें। ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन मधुर बन सकता है। इसका उत्तर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। आप क्या कर सकते हैं लिखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, हम अपनी मातृभूमि के लिए ईमानदारी से काम कर सकते हैं, कॉमा, ठीक है, कॉमा दे दे के लिखोगे, आप चाहे कितना भी लिख लो इसमें, देश की रक्षा कर सकते हैं और स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो कवि अपने मन को जग के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं। हमने पढ़ा है ना, बना दो ऐसा मेरा मन, जग के सुख दुख का दर्पण। तो जग के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं। वे लोगों के क्यों कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि वे लोगों के सुख दुख को समझकर उनकी सहायता करना चाहते हैं, इसीलिए दर्पण बनना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृत का वितरण करने का अर्थ क्या है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए।
तो उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, अमृत का वितरण करने का अर्थ है लोगों में प्रेम, खुशी और अच्छाई फैलाना। तो यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन में भी उत्तर लिख सकती हो। अब ये है कॉपी के लिए, हिंदी कॉपी में इसको लिखने के लिए है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। विकल्प यानी कि ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर को हमें ढूंढना है और लिखना है। प्रश्न है, कवि मातृभूमि हेतु क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्या न्योछावर कर देना चाहते हैं? ऑप्शन में है, विकल्प में है अपना जीवन, तन मन धन, सुमन, अमृत कण। तो क्या अर्पण कर देना चाहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, तन मन धन। क्या अर्पण करना चाहते हैं? तन मन धन अर्पण कर देना चाहते हैं। ख प्रश्न है, अपने मन को किसका दर्पण बनाना चाहते हैं? ऑप्शन है, विकल्प है यहाँ पे जग के सुख का, जग के दुख का, जग के सुख दुख का, जन जन का। तो सही ऑप्शन क्या है? जो किताब में लिखा गया है, ठीक है। बना दो जग के सुख दुख का दर्पण, केवल दुख नहीं कि केवल सुख नहीं, ठीक है क्या? जग के सुख दुख का, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। तीसरा नंबर पे जो है वो सही है, जग के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे अकर्ण कहा है? अकर्ण मतलब जिसका कान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ में किसको अकर्ण कहा है? पशु को, पक्षी को, बिना कान वाले मनुष्य को, सर्प को। तो यहाँ पे किसको कविता में अकर्ण कहा गया है? यहाँ पे बिना कान वाले मनुष्य को कहा गया है, जो कि क्या है? दुष्ट आदमी जो है, जो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है, उसको कहा गया है बिना कान वाले मनुष्य, जो किसी की बात नहीं सुनता है। लेकिन हम अगर अच्छी बातें बोले, मधुर वचन बोले, तो हम उसको भी सुधार कर एक अच्छा मनुष्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, तीसरे नंबर पे जो है, ठीक है। घ प्रश्न है, प्रेम, परहित और सेवा से धरती क्या बन जाएगी? ये कविता का लास्ट लाइन है और इसमें क्या कहा गया है? अगर प्रेम, परहित और सेवा होगा दुनिया में तो धरती जो है क्या बन जाएगी? स्वर्ग भुवन, हरी भरी, सुख दुख का दर्पण, छलहीन। तो यहाँ पे धरती क्या बन जाएगी? इसका सही उत्तर है पहले नंबर पे जो है स्वर्ग भुवन। क्या बन जाएगा? धरती बन जाएगी स्वर्ग। कब? जब लोगों के बीच प्रेम, परहित और सेवा का भाव आएगा, लोग इस भाव को अपनाएंगे तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, स्वर्ग भुवन। प्रश्न नंबर 2 है अभी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए और पूर्ण वाक्य में लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर को ही लिख दो, पूर्ण वाक्य में लिखना है, ठीक है। क प्रश्न है, कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहता है? उत्तर होगा कवि अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करना चाहता है। ख प्रश्न है, कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहता है? इसका उत्तर है कवि जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहता है। ग प्रश्न है, कवि मरण को वरण करने से पहले क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है कवि मरण को वरण करने से पहले लोगों के आंसू पोंछना चाहता है, अर्थात लोगों के दुख दूर करना चाहता है, ठीक है। यानी आंसू पोंछना का अर्थ क्या होता है? दुख दूर करना, ठीक है। वो मरने से पहले क्या करना चाहता है? आंसू पोंछना चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, ठीक है। घ प्रश्न है, अपनी फौलादी बाहों से
कवि क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है अपनी फौलादी बाहों से कवि अन्याय का दमन करना चाहता है, या कह सकते हो अन्याय को मिटाना चाहता है, अन्याय दूर करना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी? इसका उत्तर है प्रेम। अभी तो इसके पहले प्रश्न में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेम, परहित और सेवा से यह धरती स्वर्ग भुवन बन जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कौन सा समझ में नहीं आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि क्या बनकर जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा कवि मधुर जीवन बनकर जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी जीवन की मधुरता को, अच्छाई को हर एक आदमी में फैलाना चाहते हैं, इसका अर्थ है। ठीक है, वह लोगों के जीवन में प्रेम, सुख और मधुरता फैलाना चाहता है। ख प्रश्न है, कवि अन्याय हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर होगा कवि अन्याय हटाने के लिए अपनी फौलादी बाहों का प्रयोग करना चाहता है। वह समाज से बुराइयों और अत्याचार को समाप्त करना चाहता है। ग, अकर्ण विषधर का अभिप्राय क्या है? उसे कैसे नम्र बनाया जा सकेगा? इसका उत्तर होगा इस कविता में अकर्ण विषधर का अभिप्राय है बिना कान वाले मनुष्य, यानी जिसका कान नहीं है, यानी जो सुनता नहीं है। ठीक है, अर्थात दुष्ट आदमी, जिसे मधुर वचन, प्रेम, शिक्षा और सद्भावना द्वारा नम्र बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना, ये भी आपको क्लासरूम में डिस्कशन करना है, सोचना है, अपने मन से सोच कर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, अगर आप अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये तो बहुत सारी बातें लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, देश के नियमों का पालन करना चाहिए और देश की उन्नति में योगदान देना चाहिए। और भी कई सारे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करने वाले किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताइए। तो आप इसमें से कोई भी स्वतंत्रता सेनानी मतलब जानते हो ना, जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। जो अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे ना, तो उस समय उनके खिलाफ लड़ाई जिन्होंने किया है, उनमें से किसी का भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बताया था क्योंकि उनका योगदान हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ी योगदान थी उनकी। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर है इसका। महात्मा गांधी ने अपने तन मन धन से देश की सेवा की। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, कौन से मार्ग से, कैसे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी? सत्य और अहिंसा के मार्ग से। सत्य यानी सच बोलना और अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मारपीट, गाली गलौज, हिंसा नहीं करना, केवल सच बोलकर और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तीसरा प्रश्न है, आपके पास ताकत तो है पर उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। मतलब आप अगर ताकतवर हैं, आपके पास पावर है, तो उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, मैं अपनी ताकत का उपयोग कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए और अच्छे कार्य करने में
कर सकता हूँ। यानी आप और भी लिख सकते हो कि आप अपने पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। चौथा प्रश्न है, आप किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उनकी सहायता करते हैं? सहपाठियों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। यानी अगर आप किसी गरीब को देख रहे हैं, रास्ते में कोई जा रहा है या आपको कोई गरीब दिखाई दिया, तो उसकी मदद कैसे करते हो, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे होना चाहिए? मैं दुखी या गरीब व्यक्ति की सहायता भोजन, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं देकर करता हूँ। यानी आप इन सब चीजें देकर गरीबों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, चारों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गया। चलिए अगले पाठ की ओर पढ़ते हैं, जो कि है भाषा ज्ञान। सभी चैप्टर में अंत में आता है, अभ्यास के अंत में आएगा भाषा ज्ञान, जो कि है व्याकरण से संबंधित। अब जो किताब आई है हिंदी कली का, इसमें तो व्याकरण और कुछ नहीं है, बस भाषा ज्ञान में ही व्याकरण है। इसी में ही हमको व्याकरण पढ़ना है। और हिंदी भाषा को जानने के लिए व्याकरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उड़िया में भी उड़िया व्याकरण होता है, ऐसे ही हिंदी में भी हिंदी व्याकरण होता है। इसके पहले जो किताबें थी, कोर्स जो था आपका क्लास 8 में, उसमें 2 किताबें थी। ठीक है, हिंदी बुक वाली जो है स्टोरी और आपका पोएम, ये सब जो अलग रहता है वो अलग थी, और एक हिंदी व्याकरण किताब थी। लेकिन अब तो एक ही किताब है, तो हमको इसी में हिंदी व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, उसी के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची को लेकर, पर्यायवाची कह सकते हैं या समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द से समझ रहे हो समान अर्थ वाले। ठीक है, जैसे कि हम पुस्तक, ये जो PDF है, ये हिंदी किताब है, किताब भी कह सकते हैं और पुस्तक भी कहते हैं, है ना। एक बुक को हम किताब भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं, दोनों का अर्थ समान है। तो किताब का समानार्थी शब्द क्या हुआ? पुस्तक। पुस्तक का समानार्थी शब्द क्या है? किताब। तो ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं, दोनों का अर्थ समान है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया गया है सुमन। सुमन का पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, कुसुम। तो हम सुमन को फूल कह सकते हैं, फूल को पुष्प भी कहा जाता है, कुसुम भी कहा जाता है। तो ये चारों शब्द क्या है? समानार्थी या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही नीचे और कई सारे हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे 3 बताया है, आपको जो अच्छा लगे उसमें से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है तन। तन का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। तन किसे कहता है? शरीर को। शरीर, काया और देह तन का समानार्थी शब्द है। सूची का समानार्थी शब्द है पवित्र। हम किताब में भी पढ़ चुके हैं, आगे पाठ में पढ़ चुके हैं। तो क्या है? पवित्र। और उसको और क्या कहते हैं? पावन, शुद्ध कहते हैं। सुरभि। सुरभि का समानार्थी शब्द है सुगंध। सुरभि का सुगंध, खुशबू, सौरभ। दर्पण का क्या है? आईना, शीशा, मुकुर। आईना को और क्या कहते हैं? मुकुर। म में छोटा ऊ, क में छोटा ऊ, र, मुकुर। ठीक है, नयन का समानार्थी शब्द है आँख, नेत्र, चक्षु। रचना का समानार्थी शब्द है जीव, जिह्वा, जबान। विषधर का समानार्थी शब्द है सांप, सर्प, नाग। जीवन का समानार्थी शब्द है जिंदगी, प्राण, आयु। दूसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, विलोम शब्द कहा जाता है मतलब उल्टा अर्थ जिसका है। जैसे कि आपका कठिन का सरल। ठीक है, सरल प्रश्न आया है मतलब इजी क्वेश्चन। कठिन प्रश्न आया है मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं क्या, इजी, डिफिकल्ट, स्मॉल, बिग।
होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कुछ शब्द हैं, उनका विलोम शब्द हमें लिखना है, यानी उसका उल्टा अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। मधुर, तो मधुर का उल्टा अर्थ क्या होगा यहाँ पे? कटु। मधुर वचन मतलब अच्छी अच्छी बातें जो हमें कान को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। और कटु बातें, कटु वचन यानी कि जो कान को कड़वा लगे, बुरा लगे। ठीक है, तो मधुर का विपरीत शब्द है कटु। सरस का विपरीत शब्द है नीरस। अमृत का विपरीत शब्द है विष। सुख का विपरीत शब्द है दुख। जीवन का विपरीत शब्द है मरण। अन्याय का विपरीत शब्द है न्याय। प्रेम का विपरीत शब्द है घृणा। स्वर्ग का विपरीत शब्द है नरक। तीसरा प्रश्न है, शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन देखो, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? पर्यायवाची शब्द। दूसरा विलोम शब्द। अब तीसरे पॉइंट पे है उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? एक शब्द है, उसके पहले कुछ और शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो न्याय, न्याय शब्द है, उसके पहले हम अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा अन्याय। ये भी एक शब्द बन गया ना। तो ये जो अ जोड़ा हमने, ये जो शब्दांश को जोड़ा गया, इसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है यहाँ पर। ठीक है, और एक है प्रत्यय, आगे पढ़ेंगे कभी किसी और पाठ में। प्रत्यय यहाँ लास्ट में लगता है। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं देखेंगे, लास्ट में क्या जुड़ता है। अगर पहले कुछ जुड़कर एक नया शब्द बनेगा तो उसको कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे देखो हिचक, हिचकिचाना, हिचक, तो उसके पहले बे लगाकर बेहिचक बनाया गया। न्याय एक शब्द है, उसके पहले अ लगाकर अन्याय हो गया, एक नया शब्द बन गया। प्रतिहत एक शब्द है, उसके पहले अ लगाकर अप्रतिहत बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो पहले कुछ शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के अंश, ये तो पूरा शब्द नहीं है ना, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, ये शब्दांश है, शब्द के अंश, छोटे खंड, पाठ। तो यहाँ पे कुछ शब्दांश जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है, तो उसको कहा जाता है उपसर्ग। तो शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग। कमेंट बॉक्स में सब लिख के इसको बताओ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो भी क्लास 8 से इस वीडियो को देख रहे हो, सब लोग उपसर्ग किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ और शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बेफिक्र, बे प्लस फिक्र, फिक्र करना मतलब जानते हो ना, फिक्र करना। तो बेफिक्र, इससे एक नया शब्द बना बेफिक्र। ऐसे ही ला प्लस परवाह, लापरवाह। सु प्लस गंध, सुगंध। अप प्लस शब्द, अपशब्द। आ प्लस जीवन, आजीवन। जीवन एक शब्द है और उसमें आ उपसर्ग जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया आजीवन। देखो जीवन का अलग मीनिंग है, आजीवन का अलग मीनिंग है। जीवन मतलब क्या? प्राण। ठीक है, लाइफ। आजीवन मतलब मरने तक। उसके बाद है अ प्लस सत्य, असत्य। देखो सत्य मतलब ट्रूथ, सच जो होता है, उसमें अ उपसर्ग लगाएगा और एक नया शब्द बन गया असत्य, जो कि सत्य का पूरा उल्टा है, उसका विलोम शब्द है असत्य। तो कई बार उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द भी बनाया जाता है, जैसे सत्य का विलोम शब्द असत्य, न्याय का विलोम शब्द अन्याय। ठीक है, प्रतिहत का विलोम अप्रतिहत। तो उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द भी बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है मातृभूमि। तो मातृभूमि को लेकर एक वाक्य है, हमें मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। दूसरा है मधुर। मधुर से एक वाक्य है, हमें मधुर वचन बोलनी चाहिए। अर्पण,
सैनिक देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। सरल, हरि बहुत सरल स्वभाव का लड़का है। सुख दुख, जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। ठीक है, किसी के जीवन में चाहे कोई भी हो, सुख और दुख दोनों आते हैं। अविचल, अविचल से एक वाक्य है, हमें अविचल होकर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। वचन से एक वाक्य है, मीठे वचन से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। धरती, धरती से यह वाक्य है, धरती हमें अन्न और जल देती है। तो ये था आपका बना दो मधुर मेरा जीवन पाठ आज कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में जितने भी प्रश्नों के उत्तर हमने आज किया है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम क्लास 8 के सभी पाठ को पढ़ रहे हैं, उसमें जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, पार्ट 4 में जो है एक कहानी, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।